Hello friends, this is DART Daily Current Affairs Revision Test, in which we deal with 5 of the most important MCQs from best sources, that are PIB, The Hindu and Indian Express. This is an initiative by Questing IAS, and today on 8th of August 2026 Saturday, we will be dealing with today's 5 MCQs. Our first question is from International Relations. India is increasingly seeking to preserve its strategic autonomy by strengthening cooperation with multiple centers of power rather than relying exclusively on one major power. While deepening its strategic partnership with United States, India also seeks to manage competition and cooperation with China, expand strategic economic and technological ties with European Union, Japan, and Global South. This approach is best described as Option A, strategic isolation. Option B, multi-alignment. Option C, collective neutrality. Option D, exclusive alignment. Now you can pause this video and attempt this question on your own. We will move to the solution and explanation after 3 seconds. But before that, we'll try to tackle this question based on general understanding. वैसे इस क्वेश्चन में ये इन सब चीज़ों की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने हल्का भी आईआर का नॉलेज रखते हो या फिर नहीं भी रखते, आईआर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी देखो मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर के साथ कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना एक से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, ये मैंने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाया है। और ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही डिफिकल्ट आते हैं, कुछ कुछ आसान भी आते हैं। कुछ बार आपको मतलब ध्यान से बस पढ़ना है क्वेश्चन को और आपको 2 नंबर आपकी झोली में होंगे। तो ये सब इन क्वेश्चंस को लॉलीपॉप क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। देखो यार, जैसे ही आप पढ़ोगे, सीकिंग टू प्रिजर्व स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बाय स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर। तो मल्टीपल पावर्स के साथ अगर कोऑपरेशन करना चाह रहे हो तो मल्टी अलाइनमेंट होगा। स्ट्रेटजिक आइसोलेशन तो होगा नहीं भाई, आइसोलेशन वाली बात है ये। कलेक्टिव न्यूट्रलिटी मतलब कुछ हद तक सोच सकते हो, लेकिन मल्टी अलाइनमेंट जब उससे बेटर टर्म यहाँ पे है। एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट भी नहीं होगा, एक्सक्लूसिव जैसी कोई बात नहीं है, मल्टीपल सेंटर्स के साथ अलाइनमेंट चल रहा है। तो आंसर बी होगा बहुत ही आसानी से। इसका आंसर बी है। एक्सप्लेनेशन देखो, इंडियाज कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी सीक्स टू मेंटेन स्ट्रेटजिक फ्लेक्सिबिलिटी by engaging simultaneously with different major powers and groupings according to its national interests. तो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है अभी मल्टी अलाइनमेंट वाला है। ये तो अभी आप को पता ही है, और ये काफ़ी टाइम से ऐसा चल रहा है कि मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग नैम फॉलो करते थे, नॉन अलाइनमेंट वाला। तो वो कलेक्टिव न्यूट्रलिटी टाइप का हो गया, वो न्यूट्रल स्टैंड हम लोगों का था, ना किसी के साथ अलाइन होना है। तो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन उसके अपोजिट क्या है कि कुछ ही कंट्रीज़ के साथ मतलब सिर्फ टाइज बनाना, स्ट्रॉन्ग टाइज, और बाकी कंट्रीज़ को उतना ध्यान नहीं देना। जैसे कि इसराइल और यूएसए का एग्जांपल आप देख सकते हो कि यूएसए और इसराइल के बीच में जो है, इसराइल का जो टाई है यूएसए के साथ, वो स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन वाला कह सकते हैं। और मल्टी अलाइनमेंट तो क्वेश्चन था ही, तो हमने डिस्कस किया है। और कलेक्टिव न्यूट्रलिटी हमने बता दिया नैम का। और उसके अलावा भी ब्रॉडली न्यूट्रल पोजिशन बिटवीन कंपीटिंग पावर्स, तो वो नैम हमारा था। और अभी के टर्म्स में देखें तो ईयू में, यूरोप में स्विट्जरलैंड का जो स्टैंड है वो आपको न्यूट्रल स्टैंड रहता है, वो किसी भी तरफ से नहीं जाता है। वही सेंट्रल एशिया में आप देखोगे तो वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है जो कि किसी भी ग्रुपिंग्स में जल्दी इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो भी न्यूट्रल कंट्रीज है ये जो। अब एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट और स्ट्रेटजिक आइसोलेशन थोड़ा सिमिलर है। मतलब एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट में भी यही होता है कि कुछ ही कंट्रीज़ के साथ आप टाइज प्रेफर करते हो, बाकी कंट्रीज़ को इग्नोर करते हो, रिलेशनशिप पे उतना ध्यान नहीं देते। और अब देखो कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, ये द हिंदू का आर्टिकल है, द चेंजिंग लॉजिक ऑफ इंडिया यूएस पार्टनरशिप, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिटी का है, जुडिशरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मैं पहले पढ़ देता हूँ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। The e-court mission mode project has evolved through different phases to digitize judicial process, improve access to justice, and introduce technology-enabled services. Consider the following pairs relating to the major phases and their key interventions. अब ये क्या है कि ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें 3 फेजेस थे, उसको मैच द फॉलोइंग में कॉलम में मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 है फेज ऑफ ई कोर्ट्स मिशन, फेज 1, फेज 2, फेज 3। और लिस्ट 2 में है मेजर फीचर्स, जिसमें नंबर 1 नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड ई सेवा केंद्र, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स एंड
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नंबर 3 है कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोड्स एंड बेसिक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड में ऑप्शन ए है A1 B2 C3, A3 B1 C2, A2 B3 C1 और A3 B2 C1, ये हमारा ऑप्शंस है। अब आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग 3 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। और उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि किसी लॉजिकली हम लोग इसको डिड्यूस कर पा रहे हैं नहीं, या कोई एलिमिनेशन मेथड लग रहा है नहीं इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो ध्यान से तो इसमें आपको एक मिशन मोड प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया जिसमें कि डिजिटाइजेशन ऑफ कोड्स किया जा रहा है। अब उसके तीन फेजेज हैं और आपको मैच करना है कि इन तीनों में से कौन सा क्या है। तो एक बार आप ध्यान से पढ़ो, कंप्यूटराइजेशन ऑफ कोड्स एंड बेसिक नेटवर्क, तो बेसिक जिसमें आया तो सबसे पहले बेसिक काम कब करेंगे? फेज 1 में करेंगे। हाँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालिटिक्स ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब AI तो बाद की चीज़ हो गई ना, हाई लेवल की। तो ये लास्ट फेज में करेंगे, ठीक है। और ये ई सेवा केंद्र और जुडिशियल डाटा ग्रिड्स बनाना ये दूसरे फेज में कर लेंगे। तो बेसिक वाला जो है वो पहले फेज में करेंगे, और जो सबसे टॉप टीयर का इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी है जो रिसेंट है, तो वो सबसे लास्ट में करेंगे। तो यही है, पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, बेस बनाओगे, तभी तो ऊपर इमारत खड़ी करोगे। तो इसी हिसाब से अगर इस लॉजिक से आप जाओगे तो आंसर आपका बी आ जाएगा, अगर आपको पता नहीं भी है तो। और वैसे भी पता कम ही होता है इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स जो होते हैं, उसके बारे में पता हमें जनरली होता नहीं इतना डिटेल में, इंट्रिकेट डिटेल्स में। तो यहाँ हमारा लॉजिक काम आता है, यहाँ आप लॉजिकली डिड्यूस करेंगे तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे आराम से। और ये देखिए आंसर बी है, द ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट हैज प्रोग्रेस्ड थ्रू सक्सेसिव फेजेस मूविंग फ्रॉम basic computerization towards citizen centric digital service and subsequently AI enabled and paperless codes। तो ये रहा फेज 1, और हमने डिस्कस कर लिया फेज 1 में कंप्यूटराइजेशन क्रिएटिंग बेसिक नेटवर्क्स, और फेज 2 में जो है डेटा ग्रिड्स बनेंगे, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज बनेंगे, ठीक है। और फेज 3 में जो है AI एनालिटिक्स ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इस तरह की चीज़ें जो है ऐड की जाएंगी फेज 3 में। आंसर बी था, और ये क्वेश्चन लिया गया है PIB के इस आर्टिकल से। और जाके पढ़ो PIB बैकग्राउंडर के आर्टिकल, ऐसे भी आपको पढ़ने चाहिए। PIB बैकग्राउंडर हो गया, या इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर हो गया, या फिर द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके आता है। तो इन सीरीज के आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए, दे आर प्रोवाइड होलिस्टिक कवरेज ऑफ द टॉपिक। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर का है। एक्चुअली ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक में भी आप देख सकते हो, लेकिन ये और गवर्नेंस में भी देख सकते हो, लेकिन मेजरली ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात है, तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है, इसलिए आर्ट एंड कल्चर में मैंने डाला है इस क्वेश्चन को। तो पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवा रिगपा रिसेंटली इन द न्यूज़। Number 1, Sowa Rigpa, meaning knowledge of healing, is a traditional system of medicine practiced in Indian Himalayan region. It is popularly known as Amchi system of medicine and has been recognized by the Government of India under Ayush framework. And number 3, National Institute of Sowa Rigpa NISR is being developed as an institution for education, research and healthcare related to Sowa Rigpa. Which of the following statements given above is or are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। हम लोग सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे थोड़ी देर में, उससे पहले हम लोग इसको देखें कि इसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग डिड्यूस करके हम लोग बना सकते हैं या नहीं, या किसी तरह का कोई एलिमिनेशन मेथड लग जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, सोवा रिगपा, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, क्योंकि आयुष, अगर आपको नॉलेज है तो आयुष जो फ्रेमवर्क है, जो आयुष मिनिस्ट्री भी है हमारी, तो इसमें एस जो है सोवा रिगपा से रिलेटेड है। और सोवा रिगपा मीनिंग नॉलेज ऑफ हीलिंग इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस्ड इन इंडियन हिमालयन रीजन। तो ये भी अगर आपको पता है तो सही है, नहीं पता है फिर भी आप, मैंने इसमें कुछ ऐसा आउटरीचियस स्टेटमेंट नहीं लग रहा, कुछ एलिमिनेट करने लायक इसमें दिख नहीं रहा, तो इसको आप करेक्ट ही मान के चलोगे। It is popularly known as Amchi system of medicine and has been recognized by the government of India under आयुष framework। ये तो भाई बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, और आयुष का एस सोवा रिगपा है, ये सबको पता होता है। तो दूसरा तो बिल्कुल भी ही सही है। इससे आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और एक को आप सही मानोगे तो दूसरा भी एलिमिनेट हो जाता है। तो 50-50 पे तो आप दो स्टेटमेंट पढ़ के ही पहुंच गए। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा इज बीइंग डेवलप्ड एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड हेल्थ केयर रिलेटेड टू सोवा रिगपा। तो ये भी बहुत ही जनरलिस्टिक सा स्टेटमेंट है, इसको भी सही ही है, मतलब इसमें कुछ गलत जैसा लग नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन आसान की कैटेगरी में ही आएगा, इट विल बी कम, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको हमेशा ही सही करने आए।
इसमें गलती करने की आपके पास गुंजाइश नहीं होती है। ओके, सो आंसर इसका डी है, तीनों स्टेटमेंट सही है हमारे। और आंसर डी, अब इस एक्सप्लेनेशन में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सोवा रिगपा इज एन एंशिएंट हिमालयन मेडिसिन ट्रेडिशन and it has evolved across the Trans-Himalayan region, is being strengthened in India through scientific research, institutional development, preservation of traditional knowledge. Suva Rigpa means knowledge of healing in भोटी लैंग्वेज। ये भोटी लैंग्वेज कम्युनिटी है भोटिया करके, जो जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, तो उन्हीं के लैंग्वेज में सोवा रिगपा का मतलब होता है नॉलेज ऑफ हीलिंग, मतलब कि साइंस जिससे क्योर किया जाए। ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड इज प्रैक्टिस्ड अक्रॉस इंडियन हिमालयन रीजन। Sowa Rigpa is popularly known as Amchi system of medicine and has been recognized by the government of India under ICE framework। और इसके बाद ये इंडिया के साथ साथ चाइना, मंगोलिया, नेपाल, रसिया, भूटान एटसेट्रा जैसे देशों में भी प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि जितने भी पहाड़ी रीजन हो गए ना, हिमालयन रीजन, और जहाँ पे भी तो उस एरिया में ये देखा जा रहा है कि पाया जा रहा है। नेपाल और भूटान जैसे हिमालयन रीजन में ही आ गए, और बाकी के चाइना, मंगोलिया, रसिया में भी ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस होता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा NISR इज बीइंग डेवलप्ड एज एन एपेक्स। तो इसको बनाया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में था, NISR बनाया जा रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट हो गया इसका। और आंसर डी है हमारा। ये क्वेश्चन लिया गया है हमारे PIB का आर्टिकल से। सोवा रिगपा मस्ट इमर्ज एज ग्लोबली रिकॉग्नाइज एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आर्टिकल से लिया गया। अब आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का है। ये भी मैच द फॉलोइंग टाइप है। तो ये एक नया ट्रेंड है यूपीएससी का, मतलब पहले मैक्सिमम हमने देखा था कि दो ही मैच द कॉलम टाइप आते थे, जिसमें दो ही कॉलम्स होते थे। अब जो है उसमें एक्सटेंड करके 3 कॉलम्स ऐड किए गए हैं। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली कह सकते हैं कि डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको आता है तो इसमें आसान हो जाता है ये बनाना, क्योंकि इसमें डिडक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको पहले रिड्यूस कर पाओगे आप कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 3 स्टेटमेंट्स होने से आपको एलिमिनेशन वगैरह के लिए ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। अगर एक भी आपको पता है तो उस हिसाब से सही कर सकते हो, या दोनों है इसमें, विन और लूज। चलो इसको पहले पढ़ देता हूँ मैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, प्लेसेस, कंट्री, रीजन इट वाज इन न्यूज़ फॉर। पहला नंबर है मरीब, यमन, हाउथी अटैक्ड एंड रिन्यूड कन्फ्लिक्ट। एंड ऑप्शन 2 है नजरन, सऊदी अरेबिया, हाउदी सेलिंग नियर द यमन बॉर्डर। ऑप्शन 3 मेक्का, टर्की, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट। एंड हैड्रामाउंट, ओमान, हाउदी अटैक ऑन मिलिट्री पोजिशंस। हाउ मेनी ऑफ द above pairs are correctly matched? ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी ओनली 3, ऑप्शन डी ऑल 4। अब देखिए कि अब इसको आप इसको पॉज करके इसको सॉल्व करो, बाकी हम इसको देखते हैं कि इसमें कुछ डिड्यूस कर पाते हैं या नहीं। ऐसे ये तो ज़्यादातर फैक्चुअल होता है, इसमें अगर आपको कुछ पता है तो पता है। ये हाउदी वाला अटैक जो है ये बहुत जगह हुआ है वर्ल्ड में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। इसको आप लोग ध्यान रखो, न्यूज़ को फॉलो करते रहो। और ये पहला दोनों तो सही है भाई, मरीब और नजरान में, यमन में है मरीब, और नजरान सऊदी अरेबिया में है, और दोनों जगह हाउती अटैक्स हुए हैं। और वहीं मेका जो है, मेका ये आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। मेका सबको पता है कि सऊदी अरेबिया में है, तुर्की में नहीं। तो ये वाला गलत है। एक गलत हो जाने पे आपका ऑल 4, एक तो एलिमिनेट हो जा रहा है आराम से। बाकी इसके बाद आपको पता होना चाहिए भाई, जैसे कि हैदरामाउंट जो है यमन में है और ओमान में नहीं, बाकी सब सही है। तो हमारा ये दोनों, इन दोनों के गलत होने की वजह से ये दोनों गलत हो जा रहा है, और आंसर हो जा रहा है हमारा बी, ओनली 2। ओके, बी आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हमने हर एक रीजन का मैप स्पेसिफिकली चुन चुन के यहाँ पे डाला है। आंसर बी है एक्सप्लेनेशन। सेवरल लोकेशंस इन अरेबियन पेनिनसुला have been recently gained attention amid renewed Houthi attacks, cross-border tensions and changing regional security arrangements। तो अभी क्या हुआ, हाउथी अटैक्स बहुत जगह हुए हैं, इसलिए ये सारे रीजन्स न्यूज़ में थे ज़्यादातर। मैक्सिमम एक जो है कि पैक्ट के कारण न्यूज़ में था, वो वाला सऊदी अरेबिया का मेका, और टर्की और पाकिस्तान तीनों के बीच में जो पैक्ट हुआ है। मरीब के बारे में देखते हैं। पहला जो हमारा प्लेस था इन न्यूज़, Marib is a strategic energy rich province in Yemen and has recently witnessed intensified Houthi attacks against government aligned forces। तो हाउथीज जो है ना, ये रिबल ग्रुप है, एक तरह का मिलिशिया है। ओके, ये
वहाँ के लोकल ट्राइब्स भी हैं और मिलिशिया भी फॉर्म कर लिया इन्होंने, और ये लोग अटैक वटैक करते रहते हैं। यमन में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। दूसरा हमारा नजरान था। नजरान देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया और यमन के बॉर्डर पे, यहाँ पे भी हाउथी अटैक हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था। नंबर 3 हमारा मेका है। ये तो भाई आदि अनादि काल से, यानी कि काफ़ी टाइम से ये पॉपुलर है। इसमें तो ये तो आप सबको पता होता है कि सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना, अ, तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान टर्की का डिफेंस पैक्ट हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब आगे देखो, चौथा हमारा पॉइंट, चौथा प्लेस इन न्यूज़ था हैदरामाउथ। हैदरामाउथ यमन में है और ओमान में नहीं। रिसेंटली बिन इन्वॉल्व इन एस्केलेशन ऑफ फाइटिंग बिटवीन हाउदी फोर्सेस वाला ही ज़्यादा था इसमें, और हमारा आंसर बी था। और ये क्वेश्चन लिया गया है फर्स्ट पोस्ट के। ये द हिंदू में भी पब्लिश हुआ था, ये मैंने पहले बताया आपको कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें इन लोग का टाई अप होता है, तो एक ही आर्टिकल को दो दो जगह पब्लिश करते हैं। तो ये द हिंदू के भी प्रिंट एडिशन और ई पेपर एडिशन में आपको मिल जाएगा ये आर्टिकल। और ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है, 10 किल्ड इन हाउथी अटैक्स। ऐसे इसमें से जो इंपॉर्टेंट था हमने निकाल लिया। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ के यूपीएससी में, अगर आप पीवाईक्यू देखते हो तो आपको पता होगा। और ज्योग्राफी का है हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिवर्स शेयर्ड बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इंडिया और भूटान के बीच के रिवर्स को हम पे ये स्टेटमेंट बेस्ड हैं। Number 1, the Manas River originates in Bhutan and enters India through Assam. Number 2, Sankos River forms part of international boundary between India and Bhutan. And number 3, the Raidak River is one of the transboundary river system associated with India-Bhutan cooperation. And which of the statements given above are correct? Option A 1, 2 and 3. Option B 1 and 2 only. Option C 2 and 3 only. Option D 1 and 3 only. अब देखो कि होता है, इसको पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, और बाकी हम लोग 3 सेकंड बाद सॉल्यूशन पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको हम लोग किसी तरह से डिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड या जनरल अंडरस्टैंडिंग पे। अब देखो, ये मानस रिवर जो है ना, ये मानस नेशनल पार्क भी है आसाम में, जो कि काजीरंगा और मानस ये फेमस है राइनोज के लिए, वन हॉर्न राइनोज के लिए। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि मानस नेशनल पार्क है और मानस रिवर भी है। तो ये आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो कि भूटान से ऊपर से आ रहा है आसाम में, और कि उसी तरह संकोस भी ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और ये भी भूटान से आ रही है। तो पहला दूसरा ये थोड़ा मतलब जानने लायक है, इसको अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस डालोगे तो आपको याद आ जाएगा। मानस तो ऐसे कॉमन है, मानस तो पता होना चाहिए। तो एक तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे मानस के नाम पे। संकोच भी अगर आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, तो आप कुछ डिड्यूस कर सकते हो कि उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो ऊपर से आ रही होगी, इस तरह से कुछ सोचोगे तो 2 भी आप निकाल लोगे। तो 50-50 पे आप पहुंच जा रहे हो, ठीक है। ये मैं मान सकता हूँ कि रायदक रिवर उतना न्यूज़ में नहीं रहता है, ट्रांसबाउंड्री रिवर सिस्टम है एसोसिएटेड विद इंडिया भूटान, ये उतना न्यूज़ में नहीं रहता है, इसलिए हो सकता है आपको पता ना हो। फिर भी 50-50 चले जाओगे आप, तो ए और बी में से कोई भी लगा दो तो आपके 50% चांसेस होंगे सही होने के। ऐसे ये तीसरा भी सही है और आंसर ए है। रायदक रिवर भी इंडिया भूटान के बीच का रिवर है। आंसर ए है, हाई लेवल बायलैटरल मीटिंग। अभी हुआ क्या है कि कॉपरेशन ऑफ ट्रांस बॉर्डर रिवर्स, जितने भी ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं ये भूटान और इंडिया के बीच में, उनके बीच में वाटर शेयरिंग और कॉपरेशन के लिए भूटान की रॉयल गवर्नमेंट और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ज्वाइंट मीटिंग की है, ठीक है। इंडिया एंड भूटान शेयर several transboundary river systems making hydrological data sharing, flood management and hydrological cooperation important component of bilateral relations. तो ये मानस रिवर originates in Bhutan and enters India through Assam, eventually joining the Brahmaputra system. संकोस का भी वही है, known as फता सांगचू in भूटान। भूटान में अलग नाम से जाना जाता है, फुन्ना तसांगचू, ठीक है। Following flows from Bhutan towards India forms a section of India Bhutan international boundary before entering West Bengal। ये वेस्ट बंगाल में इंटर करता है। It is also significant for India's Bhutan hydropower cooperation, including Punat Sangchu 1 hydroelectric project। उसी तरह रायदक रिवर है, रायदक रिवर इज ट्रांसबाउंडरी रिवर सिस्टम बिटवीन भूटान इनटू इंडिया एंड एसोसिएटेड विद द वाइडर
इंडिया भूटान कॉपरेशन ऑन वाटर रिसोर्सेज। और ये हमने मैप भी दिया है, आप इसको ध्यान से देखो, ये काफ़ी क्लियर है। ये मानस चू यानी रिवर, और ये भूटान की राजधानी थिम्पू है, ये हा रिवर, ये फोंगशू, मांगटे। तो ये इंडिया में उनके नाम क्या है, अलग है, रायदक, और भूटान में उसका नाम अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे लिस्ट है, रायदक रिवर, मांगडे रिवर, डांगटे चू, मानस रिवर, संकोस रिवर। काफ़ी डिटेल मैप है, उसको देखो आप। ये आर्टिकल लिया गया है, ये एमसीक्यू बना है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पीआईबी के आर्टिकल से। इसके हेडलाइन से आप जाकर ढूंढ के पढ़ सकते हो। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने निकाल लिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिवर सिस्टम पे। तो इसी के साथ आज के हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए एमसीक्यूज का और सॉल्यूशंस का, जो कि आपको निकाल लेना चाहिए, मतलब क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको। ये स्कैन करने के कोड, ये नाम है, और ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। वी आर अ ग्रोइंग चैनल। थैंक यू वेरी मच।